साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद अशरफ ने उमेश पाल हत्याकांड के लिए ऐसा ताना बाना बुना, ऐसी प्लानिंग रची कि आज एक भी शूटर और अतीक अहमद की 50,000 की इनामी पत्नी शाइस्ता परवीन तक ढूंढने नहीं मिल रही। आखिर अतीक अहमद इतना शातिर कैसे है? हमारे साथ बात करने के लिए यूपी एसटीएफ को स्थापित करने वाली टीम में आईपीएस रहे राजेश पांडे जी हैं। सर, अतीक अहमद आज अचानक से इतनी बड़ी चुनौती बन गया कि ये शुरू से इसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी इतना था कि किसी भी घटना को बड़े प्लानिंग तरीके से करता रहा है? देखिए, कोई भी अपराधी अचानक इतना बड़ा हो नहीं सकता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, धीरे धीरे ये तो लॉन्च करता है। चांद बाबा को मार के इसने अपने आप को लॉन्च किया, राजू पाल को मार के अशरफ को लॉन्च किया, उमेश पाल को मार के इसने अपने लड़के को लॉन्च किया। ये तो लॉन्चिंग पैड बनाता है, एक दिन में है। ये 40 साल का इसका आपराधिक इतिहास है। कौन नहीं जानता कि ये इसने क्या क्या नहीं किया और कैसे अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपने रिट को चलाने के लिए, ताकि इसके मुंह से जो शब्द निकलें आदमी बिल्कुल नतमस्तक हो जाए, ऐसा काम करता रहा हमेशा ये। राजू पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद एकदम से चर्चा में आया, लेकिन अतीक अहमद ने लखनऊ में भी पैठ बनाने की कोशिश की। आप एसएसपी लखनऊ थे तो एक घटना बड़ी चर्चा में आई, कानूनी दस्तावेजों में हालांकि नहीं आ पाई। अतीक अहमद ने किसी व्यापारी को भी धमकाया था, लेकिन वो फिर आपके और डीएम उस समय के तत्कालीन थे, उनके इंटरफेरेंस से एक बड़ी घटना, एक बड़ा कीमती जमीन को कब्जे करने की रुक गई थी। क्या था मामला वो? देखिए, व्यापारी को भी आप सब जानते हैं, पूरा लखनऊ जानता है। सुगना मल वाले हैं सुशील गुरनानी। हुआ ये कि इनकी एक बड़ी पीस ऑफ लैंड पीजीआई के पास कहीं पे थी। बात ये अगस्त 2015 की थी। मैं एसएसपी था, राजशेखर साहब उस समय डीएम थे। एक दिन 10, 20, 50 लोग राइफल लिए हुए, गाड़ियां लिए हुए और 5-6 ट्रकें ईंट, बालू, गिट्टी, बिल्डिंग मटेरियल सब वहां गिरा दिया गया। किसी ने आस पड़ोस में ये सूचना दी गुरनानी साहब को कि ये आपकी जमीन पे ये लोग बहुत ढेर सारे बंदूक वाले दिखाई दे रहे हैं। ये भी बेचारे भाग के गए वहां पर, अपने भाई को ले गए, 2-3 लोगों को और ले गए। हाथ में इनके वो फाइल थी, इनके कागज पत्र थे। वहां जैसे ही इन्होंने बताने की कोशिश की, इनको वहां धमका दिया गया और जब राइफलें टनटनाई वहां से तो बेचारे डर गए, डर के वहां से वापस चले आए। ये एक बहुत ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पास गए तो उन्होंने कहा, भाई पुलिस के पास जाइए आप। तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। उनका, साहब अब हम इस समय क्या पुलिस के पास जाएं, यही लोग शासन सत्ता में हैं, कौन हमारी सुनेगा। बहरहाल मेरे भी जानने वाले, मेरे बहुत शुभचिंतक आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह की बात हुई है और अतीक अहमद खुद वहां मौजूद है, ये तो बहुत खराब बात होगी। अगर अतीक अहमद उस जगह पे मौजूद था, उस जमीन पर मौजूद था, वो असलहों के साथ। और जैसे ही वो हमारे पास आए तो मैंने इसको चेक किया। विनोद यादव मेरा इंस्पेक्टर उस समय था, बल्कि एसओ था पीजीआई में। मैंने उसको भेजा वहां पे। उसने कहा कि हाँ साहब, आदमी तो बहुत हैं, अतीक अभी चला गया है। तो मैंने कहा, ये कागज पत्र लेके आए हैं, मैं इनको भेज भी रहा हूँ और मैं खुद भी दिखवाता हूँ कि इनके पेपर्स सही हैं कि नहीं हैं। मैंने इनसे कहा कि देखिए, आप इसकी कागज को वेरीफाई करने के लिए किसी रेवेन्यू अफसर, तो उन्होंने कहा साहब हमारी कौन सुनेगा। मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया, राजशेखर साहब, और मैंने कहा साहब मैं इनको भेज रहा हूँ, इसको ज़रा दिखवा लीजिए, ऐसा लगता है कि ये ज़मीन पे कब्जा करने का मामला है और अतीक आया हुआ है। उन्होंने कहा फ़ौरन भेजिए। ये बेचारे गए वहाँ डीएम साहब के यहाँ, जो उनके स्टाफ में लोग थे उन्होंने सब वेरीफाई करके बताया, सब कागज़ इनके बिल्कुल दुरुस्त हैं, बहुत पुराने कागज़ हैं, ये बहुत पुरानी ज़मीन है, बहुत पहले की रजिस्ट्री है। और ज़मीन पे डिमार्केशन के लिए मैंने कहा सब किसी एक आदमी को भेज दीजिए और मैं एसओ को और फोर्स की ज़रूरत है, फोर्स भेजता हूँ, अभी इसको डिमार्केट करके ये अपनी बाउंड्री बना लें, तो कैसे कोई कब्जा करेगा। बहरहाल उन्होंने एक नायब तहसीलदार को शायद भेजा। इंस्पेक्टर से मैंने बात की, उसने कहा साहब थोड़ी सी हमें फोर्स और मिल जाए। एक प्लाटून पीएसी दी और लोकल पुलिस जितनी उसके पास थी वो लेके गया। उसने, नायब तहसीलदार ने सब नाप जोक की, उसका डिमार्केशन किया और इनसे कहा कि अब आप अपनी बाउंड्री बना लीजिए, नहीं को खाली है ये, कल को पूरी बिल्डिंग इसमें बन जाएगी, ना आप कुछ कर पाएंगे ना हम कुछ कर पाएंगे। तो बहरहाल ये काम जैसे ही शुरू हुआ, फ़ोन आने शुरू हुए। उसका एक दलाल यहाँ रहता था,
इसका अतीक का, लखनऊ में? लखनऊ में। कमल बलानी उसका नाम था। कमल बलानी। कमल बलानी इंदिरा नगर में कहीं रहता था। फौरन उसका फ़ोन मेरे पास आया कि वो आपने वहाँ पुलिस भेज दी है और ये हमारी ज़मीन है, फलाना है, ढकाना है, अतीक भाई की ज़मीन है ये कमल बलानी ने कहा अतीक भाई? हाँ, अतीक भाई की ज़मीन है। तो मैंने कहा भाई किसी की ज़मीन में ज़बरदस्ती घुस जाएंगे? वहाँ पे नायब तहसीलदार गया है, नाप जोक कर रहा है, कतई किसी की ज़मीन नहीं है, ये इन्हीं की ज़मीन है गुरनानी की। रेवेन्यू ऑफिसर रेवेन्यू रिकॉर्ड से देख के बता रहा है, कैसे हो जाएगी ये? बहरहाल मैंने विनोद से कहा कि वहाँ सबको मार के भगाइए, नहीं मानते हैं मुकदमा कायम करिए, अरेस्ट करिए, जेल भेजिए। लेकिन ये गुंडई वहाँ पीजीआई जैसे संवेदनशील इलाके में, जहाँ वीआईपी हर समय आता जाता रहता है, 20 आदमी राइफल लेके खड़े हों, ये अच्छी बात नहीं है। खैर उसके पास फोर्स थी, उसने सबको वहाँ से भगाया, इनका काम वहाँ शुरू हो गया। इससे इतना वो कह सकते हैं इतना बौरा गया, पगला गया अतीक अहमद कि वो 16 अगस्त 2015 को वो इनके सुशील गुरनानी का होटल, एक आरिफ कैसल्स के बगल में, सिल्वेट शायद उसका, सिल्वेट होटल, ये स्वयं अतीक अहमद 15-20 लोगों के साथ जो लैस थे असलहों से इनके होटल में पहुंच गया। इनके मैनेजर को पहुंचते ही रौले में लिया कि जो चला रखे हो सीसीटीवी ये बंद कर दो, नहीं अभी हम एक एक को फायर करके गिरा देंगे नीचे, मतलब गोली मार के सब हम फ्यूज कर देंगे। डर गया बेचारा, उसने सारे सीसीटीवी जितने कैमरे थे वो बंद किए। फिर इसने कहा कि अब मेरी फोटो ले लो। अतीक अहमद ने कहा, ये स्वयं अतीक अहमद की बात है, और अब मेरी फोटो ले लो, और 50 लोगों का नाम लिया, कुछ पॉलिटिकल लोगों का, कुछ ऑफिसर्स का, ले जाके दे देना उनको, जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। अब आप सोचिए, इतना सत्ता का मद था उसके ऊपर कि वो चैलेंज कर रहा था पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी सरकार को। मद में ही उसने आधे इलाहाबाद के सिविल लाइन को कब्जा कर लिया। आप जरा उन लोगों से पूछिए, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन सदन में कहा कि मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, आप उन हजार आदमियों के प्रयागराज के, उनके कलेजे को जो ठंडक पहुंची होगी, जो उनको सुकून मिला होगा कि चलिए किसी ने तो कहा कि साहब इसको मिट्टी में मिला देंगे। कभी पहले के लोग तो संरक्षण दे रहे थे मिट्टी में मिलाना, क्योंकि मिट्टी मिलाने वाली बात, आप जिस आदमी का कोई लेना देना नहीं, जो लुटा पिटा है, जिसका घर लुट गया है, जिसकी जमीन लिखा ली है, जिसके घर में कब्जा करा दिया है, आप उनके दिल से पूछिए कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आदमी मिट्टी में मिलेगा, या कोई खड़ा होकर कहेगा भी कि हम मिट्टी में मिला देंगे। उनके दिल के संतोष को आप जाइए संतोष जी, वहाँ ऐसे लोगों से, जो लुटे पिटे लोगों से पूछिए कि मुख्यमंत्री जी की आवाज़ आज भी उनके सीने में गूंज रही होगी। कौन, इनके तो संरक्षण पाए हुए लोग थे, ये कहाँ, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करता? फिर क्या हुआ होटल में, जब इसने क्या बोला? जब ये हुआ तो ये परेशान हो गए गुरनानी। फिर ये 4 से 10 लोगों के साथ उन्हीं अधिकारी के पास गए कि साहब आज तो अंधेर हो गई, और इसने कहा भी कि मार दूंगा सबको अगर वहाँ अगर गया, ये पुलिस वहाँ से हटी नहीं तो। फिर मेरे पास आए, उन्होंने फिर भेजा, फिर मेरे पास आए। हमने कहा बिल्कुल बेफिक्र होइए, आप वहीं जाइए, मैं देखता हूँ कौन आपको क्या करता है। वो फुटेज भी ले आए थे, आज भी हैं, आज भी सुगनामल की दुकान है और सुशील गुरनानी जी हैं, आप उनसे बात करिए कि वो कितना कांप रहे थे बेचारे, कितना परेशान थे उस समय इसको देख के। मैंने इनसे कहा कि आप फौरन एक FIR कराइए, तो उन्होंने कहा साहब हम मारे जाएंगे, हम FIR, बहुत परसू किया गया लेकिन FIR नहीं कराई उन्होंने। दहशत की वजह से उन्होंने FIR नहीं कराई। आज भी उनका वो प्लॉट है जिस पे बाउंड्री जो रेवेन्यू ऑफिसर्स ने, पुलिस ने खड़े होकर कराई थी, उसमें पेड़ लगे हुए हैं। गुरनानी जी को संतोष है कि उस पीरियड में भी फिर बार बार इनको चैलेंज करने के बाद फिर आप लोगों के ऊपर कोई दबाव आया किसी की तरफ से? हमारी फोन राजशेखर साहब के पास किसी ने किया था, किसी बड़े पॉलिटिकल आदमी ने, तो उन्होंने कहा कि राजेश जो चीज़ सही है वो सही है, यही हम लोगों का स्टैंड है, कोई कुछ भी कहता रहे, वो गुरनानी की ही ज़मीन है, आज की नहीं बहुत पुरानी ज़मीन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में सब वही है, किसी के कहने से किसी की नहीं हो जाएगी, लिहाजा जो है वो उसी पर हम लोग स्टिक करेंगे। और उन्होंने, राजशेखर साहब ने और हमने, दोनों लोगों ने उसी पे स्टिक किया। आज भी सुशील गुरनानी की वो ज़मीन उन्हीं के कब्जे में है। ये तो आप लोगों ने उस समय पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो, और अतीक अहमद खुले में घूम रहा था, तो ये तो आप लोगों ने अपनी कुर्सी खतरे में डाल करके सरकार से ही, पार्टी से पंगा ले लिया था।
देखिए ऐसा है ना, कुछ तो आप, अगर आपके अंदर जरा सा भी ये बात है कि नहीं भाई, सही आदमी की मदद होनी चाहिए। गलत आदमी कितना भी पावरफुल हो, कितना भी वो आपके ऊपर वो प्रेशर डाले, लेकिन अगर आप सही आदमी के साथ, आप हमसे पूछ रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए पूछ रहे हैं कि वो सही काम हुआ था हम लोगों से, वो हम लोगों ने सही किया था, किसी दबाव को नहीं माना था। और उनके चारों तरफ कहने सुनने, उनकी गुंडई आतंक सब, ये तो अगर जरा सी हिम्मत की होती गुरनानी ने, मुकदमा लिखाया होता, तो उसी दिन वो जेल भी जाते। तब न जाते तो आज इस जो समय चल रहा है इसमें जेल जाते। और मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार पूरी बात सुशील गुरनानी से पूछिएगा जरूर। मैं बात करूंगा उनसे। लेकिन अब 42 दिन हो गए उमेश पाल हत्याकांड को। आप पुलिस को इतने जानते हैं, तमाम ऑपरेशंस किए हैं, शिव प्रकाश शुक्ला जैसे दुर्दांत अपराधी को मारा, तमाम आतंकवादियों को भी ढेर किया, गिरफ्तारी की। कहां पे ये, कौन से सिस्टम का ये फायदा उठा रहा है कि 42 दिन से यूपी पुलिस हलकान है, यूपी एसटीएफ साया तक नहीं छू पा रही है? देखिए, जब ये अपना सिस्टम चलाता है तो उस सिस्टम में सारे लोग शामिल होते हैं। अब बातें खुल के आ रही हैं। आपको पता है कितने पुलिस अधिकारियों को प्रयागराज से बाहर फेंका गया है? अभी फेंका गया है। पहले शिफ्ट में हमारे ख्याल से 7 लोग गए थे, फिर उसके बाद 12 लोग गए थे पुलिस के, लगभग 2 दर्जन। लगभग 2 दर्जन। क्यों गए? क्योंकि ये छोटे छोटे ऑपरेशन की सूचना वहां तक पहुंचाते थे, क्योंकि ये सेफ पैसेज देते थे, क्योंकि ये जरा सी पैसे की लालच में उस अपराधी के साम्राज्य को बढ़ाने में उसकी मदद करते थे। कितने जेल के सुपरिंटेंडेंट और कितने जेल के अधिकारी सस्पेंड हुए, कितने दूसरे अधिकारी सस्पेंड हुए, ये अब हुए। साबित क्या करता है कि एक आदमी के सत्ता और साम्राज्य को चलाने के लिए तमाम सरकारी महकमे, अब तो साबित हो गया ना कि पुलिस वालों की कितनी मिलीभगत थी, जेल के स्टाफ की कितनी मिलीभगत थी, लोकल वहां जो लोग हैं उनकी कितनी मिलीभगत थी, चाहे डर से चाहे पैसे की लालच से। ये वकीलों की फौज आपने देख ली, कितनी बड़ी वकीलों की फौज। इनके परिवार में किसी ने अरेस्ट कहाँ हुआ? वो तो सरेंडर करते हैं सबके सब। भाई कह तो रहा हूं कि इधर अपराध किया, उधर सबसे पहले थाने पर फोन कि एक झूठी एफआईआर आई है, लिखना मत, एक फलाना आ रहा है, लिखना मत। पहला वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगर बहुत जरूरी, अच्छा ठीक है इसको नहीं, इसको मैं भेज रहा हूं, कल अदालत में सरेंडर कर देगा, दबिश नहीं पड़नी चाहिए। और फिर इस तरह से कितना कितना, मतलब हर स्टेप पर, कोई स्टेप ऐसा नहीं है, हर स्टेप पर ये किसी न किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाते रहे। और साम्राज्य उनका यहां से यहां पहुंच गया कि 40 साल में किसी मुकदमे में, भाई उमेश पाल गवाह ही तो थे, या तो गवाही देने वाला गवाही देने जाएगा तो होस्टाइल होगा, वरना वो गवाही देने जा ही नहीं पाएगा। किसी मुकदमे में इनके की विटनेस की गवाही नहीं हुई है, जा ही नहीं पाया, वो कहां से अदालत सजा दे देगी? तो ये जो इनका वर्चस्व था, कोई वो एक दिन में नहीं बना है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने मदद की। इसी में बीच बीच में जैसे क्या अभी 42 दिन से ये लोग फरार हैं, तो क्या अभी भी लगता है कि कुछ इसका सिस्टम अभी काम कर रहा है, अभी जिससे बच रहा है? सिस्टम अब टूटना शुरू हुआ है और बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। मुझे इतने लंबे पुलिस एक्सपीरियंस में, जब पॉलिटिकल विल हो, जब ऊपर वाले के मन में हो कि नहीं ये होना है, अब ये सिस्टम इसका, अब ये साम्राज्य, अब ये तिलस्म, अब ये जो बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास में बड़े बड़े अय्यारों की भूमिका थी, अब धीरे धीरे ये रेत के महल ढह रहे हैं और बहुत जल्दी ये पूरा रेत का महल नेस्तनाबूद हो जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। लेकिन ये है कि इतने बड़े साम्राज्य को तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, पुलिस को थोड़ा वक्त दीजिए। वही पुलिस है जो पहले थी, जिसमें से लोग निकाल के बाहर किए गए हैं, और वही पुलिस है जो आगे की कुछ कार्रवाई की है उसने, कुछ आगे की कार्रवाई भी यही पुलिस करेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस राजेश पांडे, जिनको भरोसा है कि यही यूपी पुलिस अतीक अहमद के रेत के बने अपराध के साम्राज्य को
ढेर करेगी, उसको ढा देगी। बस वक्त का इंतजार है। उल्टी गिनती अतीक अहमद और उसके अपराध के साम्राज्य की शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।